नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रश्मि और मैं आप सबका अपने अपराजित नया चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड और जान रहे हैं कि हमारा ये प्रोसीजर कोड कैसे काम करता है। तो हमने इसको 2 भाग में बाँटा है, इसके नाम को समझने और पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप इसके नाम को पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी आप ठीक तरीके से जान पाएँगे कि ये प्रोसीजर कोड का क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है इसको बनाने का। तो हमने इसके नाम को 2 भाग में बाँटा। पहले भाग में हमने पढ़ लिया कि सिविल क्या है, दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कोड क्या है, 1908 की हिस्ट्री क्या है और एक्ट नंबर 5 का मतलब क्या है। हमने पिछले वीडियो में आपको सिविल बताया है, अभी हम थोड़ा ब्रीफ में इसको बता दें कि हमने सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो है सिविल मैटर को समझा है और हमने रीड विद सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। हम जब सेक्शन 9 पढ़ते हैं तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 9 में को 3 पार्ट में बांटिए। पहले भाग में जो है ये बताया गया है कि हमारा प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर कोड है वो कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं लागू होगा, और इसके 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहली लाइन ये है, सेक्शन 9 जो ये कहता है कि सिविल कोड जो है सभी सिविल मामलों का विचारण करेंगे, संज्ञान लेंगे। संज्ञान शब्द को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सिविल कोड जो है सभी सिविल मैटर का कॉग्निजेंस लेंगे, सिवाय उन मामलों के जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हैं। और ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, इसके लिए हमको चलना पड़ता है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 ये कहता है, जिसमें सेविंग्स की बात की गई है, कि हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ पे लागू नहीं होगा। लोकल लॉ, स्पेशल लॉ पे हमारा सिविल प्रोसीजर कोड कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और सेक्शन 5 ये कहता है कि हमारे जो राजस्व न्यायालय हैं, जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड के मामलों को देखते हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड से हमको जो भी प्रॉफिट होता है, जो हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है और जो हमको रेंट आता है, वो सारे मामलों, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो वो रेवेन्यू कोर्ट देखती है, जो तहसील से लेके कलेक्ट्रेट तक जाता है। इस मामले में सिविल कोर्ट बीच में नहीं आएगी और हमारा जो ये मामला होगा वो हम रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। तो आपने ये समझा कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या बार्ड है और कौन से मामलों का विचार, अब कौन से मामलों का विचार करेंगी ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बताता है कि हमारी जो सिविल कोर्ट है वो किसी बात के होते हुए भी, उसमें ये बताया गया कि पहले ये है कि पद और आपकी संपत्ति से संबंधित मामले, जो आपके ऑफिस और जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं, सिविल कोर्ट केवल उन्हीं मामलों का विचार करेगी किसी बात के होते हुए भी, नॉटविथस्टैंडिंग, मतलब इस पूरे कोड में कोई भी बात ऐसी लिखी गई है, उस बात के होते हुए भी ये कोड जो है उन मामलों का भी विचार करेगी जो पद और संपत्ति से संबंधित अधिकार जो है हमारे पास, वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी धार्मिक मामलों पे डिपेंड है। धार्मिक कृत्यों पे और धार्मिक कृत्यों पे, स्पिरिचुअल जो रिलीज हैं और जो सेरेमनीज हैं हमारे पास, उन पे जो ये डिपेंड अगर होगा कोई भी हमारा पद और संपत्ति से संबंधित मामला, तो वहां जो है कोर्ट अपना कोर्ट जो है इस मामले को देखेगी। अब तीसरा जो दूसरा हमारा एक्सप्लेनेशन है, जो तीसरा भाग है हमारा इसका, उसमें ये कहा गया है कि भले हुई उस पद के साथ कोई फीस जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, तब भी वो मामला हमारा सिविल मामला होगा। तो हमने इसको ब्रीफ में समझ लिया, सेक्शन 9, सेक्शन रीड विद सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। अब हम समझेंगे कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? प्रोसीजर का मतलब होता है, हिंदी में इसको प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रक्रिया किस चीज की प्रक्रिया, इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा ये समझिए कि आपके पास 4 प्रकार के लॉज हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि आपके पास 4 प्रकार के लॉज हैं। अभी मैं फिर जल्दी से बता दूं कि एक जनरल लॉ है, स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है और पर्सनल लॉ है। इन 4 प्रकार के कानूनों को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें आपका एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो है, जिसको हम मूल विधि और सारवान विधि कहते हैं, ये बताता है कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जैसे आपकी भारतीय न्याय संहिता है। आपकी भारतीय न्याय संहिता में ये बातें लिखी गई हैं कि कोई भी क्राइम जो है कमिट कैसे होगा, और जब क्राइम हो जाएगा तो आपको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से आपको रेमेडी दी जाएगी, किस तरीके से अपराधी को पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बताने वाला जो कोड होगा, ये बताने वाली जो विधि होगी, उसको हम कहते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो है हमारा प्रोसीजरल लॉ है।
आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कोर्ट बैठती है और कोर्ट जो काम करती है कैसे काम करेगी, ये जो बताने वाली विधि होती है इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। अब इसके लिए हम एक लैटिन टर्म का प्रयोग करेंगे, एक लैटिन मैक्सिम बताएंगे हम आपको, जिसको हम कहते हैं उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज राइट, आपका सब्सटेंटिव लॉ, देयर इज रेमेडी, आपका प्रोसीजरल लॉ। तो जो राइट बताता है वो सब्सटेंटिव लॉ है, और जो उसके प्रोसीजर को बताता है कि कोर्ट कैसे काम करेगी, आपका कुछ भी डैमेज हो जाता है, आपके ऊपर कोई भी अटैक हो जाता है, तो आप कहाँ जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे या कोर्ट के पास जाएंगे, डायरेक्ट कोर्ट में। पुलिस क्या करेगी और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर कोर्ट जाना है तो आप क्या कंप्लेंट फाइल करेंगे या पुलिस के थ्रू जाएंगे, ये सब चीजें जो बताती है, और कोर्ट फिर उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग लेगी आपको न्याय दिलाने के लिए, ये सारी चीजें बताने वाली जो विधि होती है उसको हम कहते हैं प्रक्रिया विधि। तो आपने समझ लिया कि सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ में अंतर क्या है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास कोड का क्या मतलब है। कोड का मतलब होता है संहिता, हिंदी में इसको कहते हैं कोडिफिकेशन, संहिताकरण। संहिताकरण का मतलब संहित कर देना, किसी चीज को जोड़ देना। अब जोड़ देना, क्या जोड़ देना, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 13(3) में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताया गया है कि कितनी प्रकार की चीजों को हम विधि कहते हैं। हम लॉ की वहां डेफिनेशन दी गई है कि किन किन बातों को हम विधि कहेंगे, कौन कौन सी चीजें विधि का बल रखती हैं। तो 8 प्रकार के कुल शब्द दिए गए हैं वहां जो विधि का बल रखती हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथाएं। ये कुल 8 प्रकार की आपकी विधियां हैं, जो बातें हैं जो विधि का बल रखती हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉज, नोटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशन, कस्टम और यूजेज। ये जो हैं, जैसे आप ये मानिए कि आपके पास ये जो कोडिफिकेशन है, ये जो लॉ आप जो पढ़ रहे हैं, ये 1908 का लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो हमारे पास अधिकार भी होते थे, और हमारे उन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए भी एक कोई मशीनरी होती थी, कोई व्यवस्था होती थी। ये हमारे समाज में जो है नियमों के रूप में, रूढ़ियों के रूप में और प्रथाओं के रूप में चली आती हैं। तो जब ये रूढ़ि, नियम, प्रथाएं जो हैं सर्वमान्य होती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता, तो जब आपके पास कोई लिखित कानून नहीं होता तो आप इन्हीं चीजों से शासित होते हैं। और जब आपके उन्हीं नियमों को, उन्हीं रूढ़ियों को, उन्हीं प्रथाओं को, उन्हीं उपनियमों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है, जब एक जगह लिखित में कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कोडिफाइड कर देना, कोडिफिकेशन कर देना। तो कोड का यहाँ मतलब ये होता है जोड़ देना, बिखरी हुई चीजों को जोड़ देना। हम कह सकते हैं कि कोड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। जो लॉज पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको हम एक जगह ला दिए, तो हम इसको कहते हैं कोडिफिकेशन कर देना, कोडिफाइड कर देना। अब आते हैं 1908 पे। हम पढ़ते हैं 1908 का कोड, तो हमारे दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है, हम इसकी हिस्ट्री बताएंगे बहुत ब्रीफ में आपको, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री। अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन कोई बहुत नहीं आता। फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका कोई लॉ बना है, इसके पीछे क्या क्या चीजें रही थी और ये कब कब कैसे कैसे बना। तो हमारा 1908 का जो कोड है, उससे पहले हमारे पास 3 बार जो है कोडिफिकेशन, इसको कोडिफाइड किया गया। हमारे सिविल मामलों को 3 बार कोडिफाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला कोडिफिकेशन हमारा जो हुआ वो है 1859 का। 1859 से पहले हमारे पास कोई कोडिफिकेशन नहीं था, और हमारे जो सिविल मामले थे वो इन्हीं नियमों और रूढ़ियों से चल रहे थे। जब 1859 में जब हमारा पहला कोडिफिकेशन हुआ, तो इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी चीजें जो है वो छूट गई थी, जिनको हमने फिर से 1877 में दूसरी बार इसको कोडिफाइड किया गया। इसमें भी कुछ कमियां रह गई। तो वो कमियां क्या रह गई, ये आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा बहुत डिटेल में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप इतना जानिए कि पहला कोडिफिकेशन जो हुआ 1859 में हुआ, दूसरा कोडिफिकेशन जो हुआ 1877 में हुआ, और तीसरा जो कोडिफिकेशन हुआ हमारा, जब उसमें भी कमी रह गई, तो तीसरा कोडिफिकेशन हमारा हुआ 1882 में, 1882 में। इसमें भी कुछ चीजें छूट गई जो हमारे सिविल मामलों को ठीक से नहीं देख पा रही थी, हमारे उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पा रही थी। तो अगेन हमारे पास जो कोडिफिकेशन आया वो 21 मार्च 1908 को
गवर्नर जनरल की सहमति से 21 मार्च 1908 को गवर्नर जनरल की सहमति से लागू बन के तैयार हो गया। और ये 1 जनवरी 1909 को भारत भर में लागू कर दिया गया, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर और कुछ ट्राइबल एरिया को छोड़ के। अब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर भी है, ट्राइबल एरियाज भी हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज जो हैं वो कुछ अमेंडमेंट के साथ इसको लागू करते हैं, क्योंकि वो कुछ रूढ़ियों और प्रथाओं से शासित होते हैं। तो हमारा जो ये 1908 का एक्ट बना, कोड बना, ये कोड इन तीनों कोडिफिकेशन को अमेंड न करके पूरा इनको रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और एक नया कोडिफिकेशन किया गया, जिसको हम कहते हैं 21 मार्च 1908। और इसका एनफोर्समेंट जो हुआ वो 1 जनवरी 1909 को हुआ। अब हम आते हैं कि हमारे पास एक और शब्द है, एक और नंबरिंग है कि एक्ट नंबर 5। एक्ट नंबर 5 का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी आपकी किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में, किसी भी कोड में एक नंबरिंग लिखी होती है, तो आप कई बार उसको छोड़ देते हैं। उसका भी एक मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो जो नंबर है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो ये बताता है कि जो एक साल में बहुत सारे हमारे एक्ट पास किए जाते हैं, तो उसमें वो चौथे नंबर का है। अब ये आपका जो एक्ट कोड है वो 1908 में 5वें नंबर का पारित होने वाला एक्ट था, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्ट नंबर 5, जिससे कोई जो है कंफ्यूजन ना हो, तो हम कोड का एक नंबर दे देते हैं, उस एक्ट का एक नंबर दे देते हैं। अब बात इतनी आपको समझ में आ गई। हम अपने जो हमारे सबसे काम की चीज है उस पे आते हैं। हमारे काम की बात ये है कि हम इस नाम को इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे आपको जो है सेक्शन 9 पूरा डिटेल पढ़ाना है केस लॉ के साथ। आप इसके नाम में ही इतने सारे क्वेश्चन पाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा प्री में जो आता है वो आता है कि ये कोड जो है प्रोसीजरल लॉ है कि सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरा, प्री में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोड और एक्ट में, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि कोड में, एक्ट में, या जितने भी अभी हम जो 8 प्रकार के आपके लॉ बताए हैं कि ये कहाँ डिफाइन किया गया है, कोड को डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया, ये सारी चीजें जो है, देखिए कोड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ये ही बिखरी हुई विधियों का एक संहिताकरण है। तो आपको ये बात जानना है कि कोड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा, हमारा मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमको फुल क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, वो है सेक्शन 9 का, हमारा सिविल मामला कौन सा, सूट ऑफ सिविल नेचर। तो इसमें ये जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से मामले हमारे जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हैं, और किन किन मामलों का संज्ञान कोर्ट लेती है, हमारी सिविल कोर्ट लेती है। तो मेंस के लिए आपका एक बड़ा क्वेश्चन तैयार होता है कि सिविल मैटर क्या है, सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है। प्री के लिए आपका प्रोसीजर क्या है, कोड क्या है, या जितने भी लॉज हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से क्वेश्चन। तीसरा, इंटरव्यू के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि कोड क्या कहते हैं, कोड किसको कहते हैं, और ये कोड के साथ आपको एक्ट पूछा जा सकता है, कोड और रूल क्या है, कोड और कस्टम क्या है, ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है या सारा ही पूछा जा सकता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से तैयार करना है। बाकी एक्ट नंबर से भी प्री में क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कई बार। तो आपके इतने सारे क्वेश्चन केवल इस नाम से तैयार हो गए, तो आपको इसके नाम को बहुत अच्छे से तैयार करना है कि सिविल क्या है, प्रोसीजर क्या है, कोड क्या है, 1908 क्या है और एक्ट नंबर क्या है। अब हम चलते हैं ये जानने कि जब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप इसके नाम को कैसे छोड़ेंगे, इसको पूरा तैयार करिए। और सिविल मामला जो है, सिविल मैटर जो सेक्शन 9 है, उसको रीड विद सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 और केस लॉज के साथ तैयार करिए। इसमें कहीं कोई जो है आपको छूट नहीं मिलेगी कि आप अगर इसके नाम को छोड़ देंगे तो आपको बाद में बहुत परेशानी होगी, इसलिए इसके नाम को ही बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।